अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, आज है 22 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच एक्ट ईस्ट कंट्री हैज़ साइन 7 पैक्ट्स ऑन हेल्थ केयर, डिफेंस एंड एनर्जी। अभी हाल में वर्चुअल समिट हुआ है और उस समिट में हमने किसी एक कंट्री के साथ 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि हेल्थ केयर, डिफेंस और एनर्जी से रिलेटेड है। तो वो कौन सी कंट्री है? भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो अभी हाल में जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है वो साइन किया है हम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम के साथ। ओके, सो वियतनाम और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है। और इसमें वियतनाम और इंडिया ने जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट साइन किया है। ये 2023 तक का डॉक्यूमेंट है। वियतनाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है और क्योंकि इंडिया ने अभी कहा है कि वियतनाम हमारा इंडो पैसिफिक रिलेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली पैनल ऑन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इज हेडेड बाय। जो भी इम्पोर्टेंट कमेटी है उसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 का। उस रिपोर्ट की एक प्रॉपर कमेटी बनाई गई थी, आपको बताना है वो कौन सी कमेटी है। वी राम गोपाल राव कमेटी, राम गोपाल यादव कमेटी, एम एस स्वामीनाथन कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम गोपाल यादव कमेटी। ये कमेटी बनाई गई है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। किस तरह से इंडिया ने इस पे मैनेज किया, कौन कौन सा स्टेप लिया, उस पे ये प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई गई है। याद रखिएगा, राम गोपाल यादव। भी राम गोपाल राव का भी नाम आपको याद होगा, मैंने अभी हाल में बताया था कि हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है आईआईटी के लिए। और एम एस स्वामीनाथन का भी नाम याद रखिए क्योंकि उन्होंने एमएसपी के बारे में रिकमेंडेट किया था कि कैसे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है उसको कितना रखना चाहिए, इसके बारे में बताया था। अभिजीत सेन जो हैं उन्होंने फूड पॉलिसी के बारे में बताया था कि लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी इंडिया का क्या होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताया था कि फ्यूचर कमोडिटी मार्केट सिस्टम इंडिया में लाना चाहिए। अभी हाल में जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट की फाइंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन उससे आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक रिपोर्ट जो आई है उसमें टेस्टिंग लैब जो है जनवरी 2020 में मात्र हमारे पास एक था कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग लैब, और आज हमारे पास है 2229 लैब। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है जो कि इस मैनेजमेंट रिपोर्ट में दिखाया गया है। आईसीयू बेड की बात की जाए तो अप्रैल 1 तक हमारे पास 22,000 बेड था और आज हमारे पास 80,000 बेड है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ये 10 दिसंबर तक का रिपोर्ट है। 10 दिसंबर 2020 तक 80,000 बेड अवेलेबल है। अगर हम लोग देखें पीपीई किट में, तो पीपीई किट में क्या है कि अप्रैल 2020 में हमारे पास 3.87 लाख था पीपीई किट, और आज दिसंबर 2020 तक हमारे पास 6 करोड़ पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। तो अभी तक हमारे पास 6 करोड़ पीपीई किट अवेलेबल है। टेस्टिंग पर डे की बात की जाए तो अप्रैल तक 1 अप्रैल 2020 में 30,000 टेस्टिंग पर डे होता था, और आज 10 दिसंबर 2020 तक 10 लाख टेस्टिंग पर डे होता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो इस पैनल ने ये बोला कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया लेकिन कुछ कमियां रह गई, उसको कैसे सॉल्व किया जाए।
तो उन्होंने बताया कि जो नेशनल डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। वी कुड नॉट हैव अ कंप्लीट नेशनल डेटाबेस ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, जैसे कि जो भी वेंडर्स हैं या जो भी लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, उनका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं था। जो भी माइग्रेंट बाहर से आए हैं वो कहाँ रहते हैं, वो एग्जैक्ट डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं था, इससे वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। कहा गया कि प्रोवाइडिंग फूड टू वल्नरेबल सेक्शन ड्यूरिंग पैंडमिक अंडर पीडीएस सिस्टम, कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि गरीबों तक खाना पहुंचाया गया, बहुत सारे स्कीम निकाले गए, पीडीएस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गई, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो माइग्रेंट हैं उनको खाना मिल पाए। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया कि हमें अपने एक्ट में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और जो एक्ट के अंतर्गत इस डिसास्टर में काम हुआ जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो कौन से एक्ट है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्ट एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, ये याद रखिएगा 1987। Effective mechanism is needed for the coordination between center, state and union for quick response of such crisis in future। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल स्टेट लेवल को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी को पहुंचाना चाहते हैं या फिर वैक्सीन को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट ने ये बताया कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, इंडियन मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हुए, और इंडिया आज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है वैक्सीन का पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। और ये जो रिपोर्ट है को पार्लियामेंट में रखा था मिस्टर आनंद कुमार ने, जो कि एक अपोजिशन मेंबर भी हैं और इस स्टैंडिंग कमेटी के हेड थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रिकमेंडेड करता है, कितना होना चाहिए गवर्नमेंट को? ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडिया में बताते हैं जो रिकमेंडेड करते हैं वो है CACP। वो क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, CACP। क्वेश्चन नंबर 4, माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, जिसके अंतर्गत इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात की गई है और उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उस एक्ट में चेंजेस लाने की आवश्यकता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट नीड्स मेनी चेंजेस व्हेन इट इज़ पास्ड। कब ये पास हुआ था? 1979, 1980s, 1989, 1969। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ज़रूर दें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1979। 1979 में माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट आया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, मोतीलाल बोहरा, renowned Congress politician, remains no more, is member of, is chief minister 2 times of which state? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोतीलाल बोहरा जो कि कांग्रेस के बहुत ही रिनाउंड मिनिस्टर हैं, वो अब नहीं रहे हैं, वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के और 2 टाइम वो चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। किस स्टेट के? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो वो बन चुके हैं ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के वो 2 टाइम चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और अभी उनका हाल में देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट कम अप विथ फर्स्ट पीयर टू पीयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूफटॉप सोलर पावर टेक्नोलॉजी? कौन से स्टेट जो है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाया है, ठीक है, फॉर रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी के लिए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये लाया है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, लखनऊ में ये पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि बिलिंग सिस्टम, जो उत्तर प्रदेश का बिलिंग सिस्टम है, लखनऊ में ये किया जा रहा है
और लखनऊ के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि एक प्रॉपर बिलिंग सिस्टम आएगा। और ये किसके लिए किया जा रहा है? जो भी अपने घर के रूफ पे सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है उसको आसान करने के लिए ये लाया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और इसको लाने वाला है ICGF यानी इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाएगा इसमें। वो कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, जिसका नाम है अवजियोन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अवजियोन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी, एवजियोन टेक्नोलॉजी कंपनी है पार्टिकुलरली, ये कंपनी जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाएगा जिससे जो बिलिंग सिस्टम होती है सोलर रूप पे वो कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। वो कैसे? तो इसमें एक प्रॉपर लेज़र प्लेटफॉर्म होगा दैट ट्रांसेक्ट डेटा, जो कि डेटा ट्रांसेक्ट करेगा, दैट ट्रांसेक्ट रियल टाइम डेटा फ्रॉम स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर से डेटा कलेक्ट करेगा और हाउस होल्ड जो है उनको भी देगा। और वो हाउस होल्ड चाहे तो अपना प्राइस भी सेट कर पाएंगे, वो भी ट्रैक कर पाएंगे कि सोलर रूफ में कितनी एनर्जी मिल रही है। इस तरह से क्या होगा, पूरा बिलिंग सिस्टम जो है ना लखनऊ का, वो आसान हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी पूरे साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे साउथ एशिया में पहली बार लाया गया है। तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट प्रोवाइड जीरो इंटरेस्ट लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स? कौन सा स्टेट ये एक प्रोविज़न लाया है कि बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा लोन पे स्ट्रीट वेंडर के लिए? क्योंकि आपको पता है कि स्वामित्व योजना आई थी अभी हाल में, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपया दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट के लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसे में ये जो लोन दिया जाएगा, एक स्टेट ने बोला कि मैं इसको आसान बनाने के लिए बिल्कुल फ्री कर देता हूँ इंटरेस्ट से। तो वो जो है वो लोन कौन दे रहा है? तो ये लोन दे रहा है जो स्टेट है, उसको याद रखिएगा। तो ये जो लोन है वो कौन सा स्टेट दे रहा है? तो ये जो लोन है वो दे रहा है महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो जीरो इंटरेस्ट लोन दे रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन गुवाहाटी आसाम? अभी हाल में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है गुवाहाटी आसाम में। उसका फोकस एरिया या उसका थीम क्या था? Versatile Northeast culture, let's save Northeast from COVID pandemic, growing agenda for Northeast post COVID-19, promote tourism in Northeast। तो इसका जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोइंग एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट COVID-19। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी आसाम में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडिजीनियस गेम इज़ इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया प्रोग्राम 2021? अभी हाल में इंडिजीनियस गेम को इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। आपको बताना है कौन से गेम को इंक्लूड किया गया है। गटका, कलाड़ी पयाटू, थांगता, ऑल द एबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। कलाड़ी पयाटू, कलाड़ी पयाटू थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है। कलाड़ी पयाटू जो कि केरला का है, ये क्या है, एक फाइटिंग स्किल है जिसको अभी एक मार्शल आर्ट भी कह सकते हैं इसको, जिसको अभी हाल में इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम में। दूसरा जो है वो है मलक खम्बा, जो कि क्या है, एक जैसे खम्बा हम लोग किसको कहते हैं, खम्बा हम लोग पोल को कहते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है मलक खम्बा। तो इसमें क्या होता है कि जो रेसलर होते हैं, जो रेसलिंग करते हैं, वो खम्बे पे खड़े होके अपना स्टंट दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं मलक खम्बा। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फेमस है। इस गेम को भी इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया में। अब ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो होने वाला है 2021 का, वो कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है पंचकुला हरियाणा में। और इसमें मैंने जैसा कि बताया कि 4 गेम्स को इंक्लूड किया गया है। तो 2 गेम तो मैंने आपको बता दिया। 2 गेम है गटका, गटका का मतलब होता है फाइटिंग स्टाइल, जो कि पंजाब में फेमस है, उसको इंक्लूड किया गया है। और थंगता, थंगता मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये 4 गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ICRA यानी कि इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस्टिमेट इंडियाज GDP इज़
-6.2%, -7.2%, -7.4%, -7.8%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -7.8%। में आरबीआई ने भी इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट किया है। आप मुझे बताओ कितना क्या है, ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बताया था, ठीक है। और 21 दिसंबर को क्वेश्चन ऑफ द डे था, इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क स्टार्टेड एट, तो इसका आंसर है बी, कानपुर यूपी। थैंक यू आई एस मेकर दिल्ली एंड IQ जीके रिसर्च सेंटर टू गिव द राइट आंसर। तो इसका आंसर है बी, कानपुर। क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? 11th, 15th, 10th, 14th? इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें